Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दी है? हाँ जी। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं पूछ रही हूँ पढ़ाई स्टार्ट कर दी है? मैम Yes, फिर से ma'am. एग्जाम होने वाले हैं क्या? बेटा बिल्कुल होंगे। ये जो चल रहा है आपका ये मॉड्यूल, इसके एग्जाम्स होंगे ना अब। मैम मैम ऑनलाइन होंगे। अब बेटा ये तो आपको तब एग्जाम्स होंगे तभी उससे पहले बता दिया जाएगा। जैसी भी सिचुएशन होगी उसी अकॉर्डिंग आपका ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये डिसाइड किया जाएगा, है ना। Yes, ma'am. बाकी अपना अपने तरफ से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि फिर आप लोगों का रहता है कि मैम हमें तो पहले से इंफॉर्मेशन नहीं था, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, इतना सिलेबस है ये और वो। तो इसलिए मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि आपके एग्जाम्स मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड वी विल हैव टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर दैट, एंड यू विल हैव टू स्टडी द कंप्लीट सिलेबस बिफोर दैट, ओके। तो इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन रखना, एकदम से बर्डन ना आप लोगों पर आए, इसलिए आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। डू एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द academic schedule, like of exam, like end term exam and all? नो मैम। Okay, you will be notified soon. 19 दिसंबर दे रखा था क्या बेटा? मैम, 19 से दे रखा था दिसंबर में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आपको कंफर्म डेट्स आ जाएंगे, बट अपने आप को प्रिपेयर रखो, मेन ये है ना। अपना आप प्रिपेयर रखो, अपना रेगुलर रिवीजन करते चलो, अपना रेगुलर रिवाइज करते चलो, जिससे कि आपको एंड में एकदम से बर्डन ना लगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स होंगे, सबका सिलेबस होगा, सो यू माइट फील इट एज अ बर्डन। तो आपको ऐसा ना लगे, इसलिए हमें टाइमली रिवाइज करते हुए चलना, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, राइट। एंड टुडे वील स्टार्ट डायनामिक लोडिंग एंड डायनामिक लिंकिंग। डायनामिक लोडिंग क्या है? सपोज इफ अ प्रोग्राम नीड एनी रूटीन, कोई प्रोग्राम है उसको कोई रूटीन लोड कराना है, ठीक है। टू यूज दैट रूटीन, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको जो रूटीन होगा उसको सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लेकर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी आपका प्रोसेसर है वो कोई भी डेटा अगर एक्सेस करता है तो वो कहाँ से एक्सेस करता है? आपका मेन मेमोरी से एक्सेस करता है। So if it needs any routine, then it must be loaded into the main memory. But your memory space can be limited. आपका जो memory space है वो बहुत ही limited होता है। तो अगर suppose करो मेरा कोई process है and if it needs 5 routines for its execution, but it doesn't mean that it will need all the 5 routines at a particular time. ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको 5 रूटीन एक ही साथ चाहिए होंगे। ऐसा हो सकता है कि उसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे 2 रूटीन चाहिए, फिर कुछ टाइम बाद 2 और रूटीन चाहिए, इस तरीके से हो सकता है। तो हमें जरूरत भी नहीं है कि हम सारे रूटीन्स को एक साथ हमारे मेमोरी में लोड कराएं। तो इसीलिए हम यूज करते हैं डायनामिक लोडिंग, जिसमें क्या कहता है कि जब भी मेरे प्रोसेस को कोई रूटीन की जरूरत है, कोई किसी रूटीन को कॉल करना है, जब वो कॉल करेगा उस रूटीन को, सिर्फ तभी मेरा वो रूटीन लोड होगा हमारे मेन मेमोरी में, ठीक है। उससे पहले कोई जरूरत नहीं है उसको मेन मेमोरी में लोड करने की। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेन मेमोरी का साइज है दैट इज वेरी मच लिमिटेड, ठीक है। तो मैं एक साथ सारा डेटा को लोड कराने का कोई फायदा नहीं है। दैट इज डायनामिक लोडिंग। इज इट क्लियर व्हाट इज डायनामिक लोडिंग? यस मैम। नेक्स्ट इज डायनामिक लिंकिंग। डायनामिक लिंकिंग में क्या होता है, आप जब भी लिंक करते हो लोडिंग से पहले, आप क्या करते हो, मल्टीपल लाइब्रेरीज को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को लिंक करते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको जब भी आपको लिंक करने की जरूरत पड़ रही है, आप सिर्फ तभी लिंक करें, ठीक है। जब आप रन करा रहे हो या फिर जब भी आप लिंक करोगे, तब आपकी जितनी भी लैंग्वेज लाइब्रेरीज हैं, सिस्टम लाइब्रेरीज हैं, आप उनको तभी लिंक करें, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, जब भी आप डायनामिक लिंकिंग यूज करोगे, सपोज करो मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, उसने डायनामिक लिंकिंग यूज कर रहा है, तो अगर मेरे किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में कोई अपडेट है,
अगर मेरी किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में कोई अपडेट है, कोई न्यू वर्जन है उस लाइब्रेरी का, तो मेरा जो प्रोग्राम होगा उसको वो न्यू वर्जन ही दिखेगा। और अगर आप डायनामिक लिंकिंग नहीं यूज करोगे तो न्यू वर्जन को एक्सेस करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम को रिकम्पाइल करना पड़ेगा, मुझे रीलिंक करना पड़ेगा बेसिकली, जिससे कि मुझे अपडेटेड वर्जन को मैं लिंक कर सकूं। दैट इज डायनामिक लिंकिंग, मतलब जब जब आपको जरूरत पड़ रही है आप सब तभी सिस्टम लाइब्रेरीज को लिंक कर रहे हो। क्लियर है? अब इसके बाद बेटा आता है आपका ओवरलेज। नाउ आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू। Yes, can you see the PPT now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओवरलेज में क्या होता है, सपोज करो आपका प्रोग्राम है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस, कोई डेटा लोड कराना है अपनी मेन मेमोरी में, लेकिन मेन मेमोरी का साइज बहुत लिमिटेड है। अब आप बोलेंगे मैम आप हर बार साइज की बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि बेटा आपका जो मेन मेमोरी का साइज होता है दैट इज एक्चुअली लिमिटेड, लेकिन हमारे यूजर को क्या लगता है कि इट इज अनलिमिटेड, है ना। यूजर को लगता है कि मेरे पास काफी मेमोरी है, बट अगर देखा जाए एक्चुअल में तो वो बहुत ही लिमिटेड होती है। लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस मेमोरी को इस तरीके से मैनेज करता है कि हमारे यूजर के सारे टास्क स्मूथली कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है ओवरलेस की। ओवरलेस में क्या है, सपोज इट कीप्स इन मेमोरी ओनली दोज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट आर नीडेड एट एनी गिवन टाइम। ये हमारी मेन मेमोरी में सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस को, सिर्फ वही डेटा को रखेगा जो कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम में जिनकी आपको जरूरत होगी, जिनकी आपको बाद में जरूरत होगी उसको वो बाद में लोड करेगा। तो तभी तभी सारे इंस्ट्रक्शंस और सारे डेटा को लोड करने की कोई नीड नहीं है। ओके, needed when process is larger than the amount of memory allocated to it। इसकी हमें ओवरलेस की कब जरूरत पड़ती है, जब आपके प्रोसेस है उसको ज्यादा मेमोरी चाहिए एज कंपेयर टू द अवेलेबल मेमोरी। आपके पास अवेलेबल मेमोरी कम है लेकिन आपके प्रोसेस को ज्यादा मेमोरी चाहिए, उस केस में वी यूज दिस ओवरलेस। implemented by user, no special support needed from operating system। ये हमारा यूजर की तरफ से इंप्लीमेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें कोई रोल नहीं है। अब बात आती है हाउ वी कैन इनहेरिट दिस ओवरलेस कंसेप्ट। देखिए, सपोज मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, आई हैव टू पास असेंबलर एंड माय इंस्ट्रक्शंस आर लाइक आई नीड पास 1 which is of 70 KB, I have pass 2 which is of 80 KB, and there is symbol table which is of 20 KB. There are some common routines which are of 30 KB। ये हमारी सबकी स्पेस है, मेरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए ये सब चाहिए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक टाइम पे दोनों पास, अगर हमारा 2 पास असेंबलर है मतलब कि एक टाइम पे एक पास को ही एग्जीक्यूट कर रहा है, तो मुझे एक टाइम पे एक पास चाहिए, दूसरे टाइम पे दूसरा पास चाहिए। तो लेकिन सिंबल टेबल और कॉमन रूटीन्स जो है दीज आर माय कॉमन रिक्वायरमेंट्स, जो कि मुझे हर वक्त चाहिए, चाहे मैं पास 1 को इम्प्लीमेंट करूं चाहे पास 2 को, मेरे को दोनों टाइम इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने 2 ओवरले क्रिएट किए। एक मेरा ओवरले है ए है, जिसके अंदर आपका क्या है, पास 1, सिंबल टेबल और कॉमन रूटीन्स। एक हमारा ओवरले बी है which includes pass 2, symbol table and common। ठीक है, ये मेरे 2 ओवरले हैं, ओवरले ए एंड ओवरले बी। अब आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे इसके साथ, जब भी आप ओवरलेस को इनहेरिट करते हो तो यू नीड ओवरले ड्राइवर। हमें एक ओवरले ड्राइवर की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे इन ओवरलेस को स्टार्ट करता है, और जब हमारा एक ओवरले कंप्लीट हो जाता है तो ओवरले ड्राइवर ही दूसरे ओवरले को फिर से लोड कराता है। ठीक है, तो ओवरले ड्राइवर का सपोज साइज है 10 KB।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आपको जब भी हमने क्या करा, हमने ओवरले ड्राइवर ने पहले किसको इनिशियलाइज किया, ओवरले ए को, और उसने ओवरले ए को लोड कराया और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। अब देखो बेटा, अगर जब वो ओवरले, अब मेरे प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो इनकम्प्लीट कितनी मेमोरी की जरूरत है, 70 प्लस 80 150, 150 प्लस 20 170 प्लस 30 इज 200। यहाँ तक अगर देखा जाए तो उसे कितने की जरूरत है, अगर बिना ओवरले के काम करे तो वो उसको 200 KB की जरूरत है। लेकिन मेरे पास सपोज करो जो मेमोरी अवेलेबल है दैट इज 150 KB ओनली, मेरे पास जो अवेलेबल मेमोरी है वो कितनी है, 150। तो ऐसा ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा अगर मैं सारी इंस्ट्रक्शंस को, सारे डेटा को एक साथ लोड करा दूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम ओवरले यूज कर रहे हैं। तो ओवरले ए की बात करो तो ओवरले ए कितना स्पेस लेगा, पास 1 लेगा 70, सिंबल टेबल लेगी 20 और कॉमन रूटीन्स 30, तो इन टोटल इट विल टेक 120 KB। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले ओवरले ए को लोड कराया, इसको एग्जीक्यूट किया, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको क्या कर दूंगी, स्वैप आउट करके ओवरराइट करा दूंगी ओवरले बी से। ओवरले बी कितना स्पेस लेगा, 80 प्लस 20 एंड प्लस 30 दैट इज 130। ठीक है, ये 130 KB लेगा। तो देखो अब फिर ओवरले बी को ये एग्जीक्यूट कराएगा, तो ये काम किसका है, ये ओवरले ड्राइवर का है। तो आप देखो अब 150 KB में आपके दोनों ओवरलेस कंप्लीट हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, हो पा रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम विच रिक्वायर्स लार्जर मेमोरी देन द अवेलेबल मेमोरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलिए यस मैम। अब आगे इसका एक डायग्राम और है, ये और देख लीजिए आप, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा अगर आपको कोई डाउट हुआ तो। देखिए ये मेरी मेमोरी है विच इज ऑफ 150 KB, तो इसमें सिंबल टेबल आ गई है 20 KB के, कॉमन रूटीन्स 30K के, ओवरले ड्राइवर है 10K का। तो आपको कितनी स्पेस बची है आपके पास पास के लिए, 90K की, क्योंकि आप 60K तो आप इसमें दे चुके हो, तो 150 में 60 गया तो 90 बचा। आप क्या करोगे, पहले ओवरले ए के केस में आप पास 1 को इसमें लोड कराओगे, ओवरले बी के केस में आप पास 2 को लोड कराओगे। इस तरीके से आप अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओवरले से कंसेप्ट समझ में आया सभी को? यस मैम। चलिए गुड। नेक्स्ट इज स्वैपिंग। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्वैपिंग? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्वैपिंग, so you all must know what is swapping. Yes, anyone? देखो बेटा, जब हम लोगों ने प्रोसेस सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ा था तब हमने ये स्वैपिंग डिस्कस किया था। स्वैपिंग में क्या होता है, किसी को नहीं पता है स्वैपिंग? अच्छा, आप लोगों का मैंने नहीं पढ़ाया था ना, चलिए कोई बात नहीं। स्वैपिंग में क्या था, स्वैपिंग में व्हेन यू स्वैप द प्रोसेस टू स्वैप बैक द प्रोसेस टू द बैकिंग स्टोर, बेसिकली आपका क्या होता है, सॉरी आपका क्या है, एक बैक स्टोर होता है, एक आपका होता है मेन मेमोरी। आपका प्रोसेस पहले मेन मेमोरी है, बट ड्यू टू द इनअवेलेबिलिटी ऑफ द मेमोरी, हो सकता है कि आप वापस से प्रोसेस को स्वैप आउट कर दें मेमोरी से, क्योंकि आपको अगर आपका हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ रहा है तो आपको हायर प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको हो सकता है कि आपको पुराने लो प्रायोरिटी प्रोसेस को स्वैप आउट करना पड़े, उसको वापस से बैकिंग स्टोर में भेजना पड़े फॉर द टेम्पररी टाइम। ठीक है, और जब उसको स्पेस वापस से मिल जाएगी मेन मेमोरी, देन इट कैन बी ब्रॉट बैक टू द मेमोरी फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन, दैट इज स्वैपिंग। समझ में आया क्या होता है स्वैपिंग? आप जब उसको किसी प्रोसेस को मेमोरी से निकालकर बैकिंग स्टोर में वापस स्वैप आउट कर देते हैं, या फिर आप बैकिंग स्टोर से वापस उस प्रोसेस को स्वैप इन कर लेते हैं मेन मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। Is it clear now what is swapping? यस मैम। Okay, backing storage, it is fast, disk large enough to accommodate copies of all the memory images for all the users, must provide direct access to these memory images. ठीक है,
अब इसमें आता है कि आपको स्वैपिंग की जरूरत कब पड़ती है। अगर हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की बात करें तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, आपकी क्वांटम वैल्यू होती है बेटा, इफ यू रिमेम्बर। Yes, ma'am. क्वांटम वैल्यू जैसे आपकी एक्सपायर होती थी तो क्या होता था, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्वैप इन होता था और जो रनिंग प्रोसेस था उसको हम स्वैप आउट करते थे, उसको वापस से हम कहाँ भेजते थे, रेडी क्यू में भेज देते थे। ऐसा ही था। Yes, ma'am. अगर रेडी क्यू में स्पेस होगा तो उसको वहां भेज देंगे और रेडी क्यू में अगर स्पेस नहीं होगा तो वापस से उसको मैं कहाँ डाल सकती हूँ, सेकेंडरी स्टोरेज में या फिर बैकिंग स्टोर में। ठीक है, तो उस केस में क्या, इस केस में भी आपका क्या हो रहा था, स्वैपिंग हो रही थी, यस और नो। Ma'am. अगर हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग की बात करें तो जब मैंने आपको अभी जो एग्जांपल डिस्कस भी किया, अगर आपका हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है, इफ अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कम्स, द लो प्रायोरिटी प्रोसेस विल बी स्वैप्ड आउट एंड द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस विल बी स्वैप्ड इन टू द मेमोरी। ओके, इसको हम इसके इस वेरिएंट को हम रोल आउट और रोल इन भी बोल सकते हैं। रोल आउट टू स्वैप आउट एंड रोल इन फॉर स्वैप इन। ओके, मेजर पार्ट ऑफ स्वैप टाइम इज ट्रांसफर टाइम। जो मेजर कंसर्न वाली जो चीज है वो है ट्रांसफर टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है मुझे किसी प्रोसेस को स्वैप आउट करने में और किसी नए प्रोसेस को स्वैप इन करने में। तो आपका जो टोटल ट्रांसफर टाइम है वो डिपेंड करता है कि आपका कितना डेटा स्वैप हो रहा है। जितना ज्यादा डेटा होगा आपका उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको स्वैपिंग में। Next is modified versions of swapping are found on many systems, that is Unix, Linux, and Windows. Here is a diagram of swapping. You can see here is main memory and here is backing store. ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका यहाँ पर अभी प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था। और सपोज आपका अब हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आना चाहता है, दैट इज P2, तो हम क्या करेंगे, इस P1 प्रोसेस को स्वैप आउट कर देंगे और वापस से बैकिंग स्टोर में मैंने भेज दिया है। और जब हमारा जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस दैट इज P2, उसको मैं क्या कर दूंगी, अब स्वैप इन कर दूंगी मेन मेमोरी में। दिस इज हाउ स्वैपिंग इज डन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। Ma'am, P2 existed already in backing store. Yes. Ma'am, it would be in ready queue. It could be in ready queue, yes. बेटा बैकिंग स्टोर इज लाइक सेकेंडरी स्टोरेज, जहां पर आपके सारे प्रोसेस की कॉपीज हैं। ठीक है, तो जब भी आपका प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो कहां पर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में ही तो होता है। Yes, ma'am. है ना, तो सेकेंडरी स्टोरेज से तो हम उसको मेन मेमोरी में लेकर आएंगे। निखिल, इट इज क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। देखो, एक आपका होता है फिक्स पार्टीशन एलोकेशन, उसमें क्या है, आप मेमोरी को फिक्स पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो हमारा फिक्स पार्टीशन में आपका किस पार्टीशन की बात कर रही हूँ, जो मेरे यूजर प्रोसेसेस वाले मेमोरी का। बेसिकली इससे पहले बताती हूँ, आपका जो मेन मेमोरी है वो दो पार्टीशन में डिवाइड होता है। एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पार्टीशन, एक पार्टीशन होता है आपका यूजर प्रोसेसेस के लिए, जिसके अंदर आपके जितने भी यूजर प्रोसेसेस हैं वो स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, यूजुअली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्टीशन है दैट इज लो मेमोरी एंड यूजर प्रोसेसेस आर हेल्ड इन हाई मेमोरी। अब आता है सिंगल पार्टीशन एलोकेशन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रीलोकेशन रजिस्टर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द यूजर प्रोसेसेस फ्रॉम वन अनदर and from changing operating system code and data. Can anyone tell me what is another name for relocation register? What is another name for relocation register? Can anyone tell me? हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। नहीं है याद किसी को?
बेसिकली रीलोकेशन रजिस्टर इज बेस रजिस्टर। अब याद आया बेटा, याद आया? हाँ मैम आ गया तो मैम। हमने पढ़ा भी था यहाँ पर। दिस इज रीलोकेशन रजिस्टर, है ना? चलिए यहाँ पर पढ़ा था हमने। चलिए, रीलोकेशन रजिस्टर इज आल्सो नोन एज बेस रजिस्टर। तो उसमें क्या था, हम रीलोकेशन रजिस्टर यूज कर रहे थे टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन बिटवीन द मल्टीपल यूजर प्रोसेसेस सो दैट दे कैन नॉट मॉडिफाई ईच अदर्स डेटा एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेटा एज वेल। तो उसमें हम क्या कर रहे थे बेटा, हमारा जो भी लॉजिकल एड्रेस प्रोड्यूस हो रहा था उसको मैं रीलोकेशन रजिस्टर से ऐड कर रही थी। एंड रीलोकेशन रजिस्टर से ऐड करने के बाद हमारा क्या, कौन सा एड्रेस जनरेट हो रहा था? फिजिकल एड्रेस जनरेट हो रहा था। और कौन सी यूनिट इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रही थी बेटा? Which unit was converting the logical address to physical address? Can anyone tell me? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट नहीं याद है आप लोगों को बेटा? याद है या नहीं है बच्चे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। बताया तो है ना मैंने मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये तो बता सकते हो हाँ या ना? यस मैम बताया। हाँ, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही कन्वर्ट करती है लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस बाय एडिंग द लॉजिकल एड्रेस विद रीलोकेशन रजिस्टर। ओके, फिर हमारा क्या जनरेट होता है? फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है, ठीक है। और रीलोकेशन रजिस्टर कंटेन्स वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस। हमारी जो रेंज डिसाइड होती है, रेंज हमारी क्या होती थी बेटा? बिल्कुल रिवाइज नहीं करके आ रहे हो, बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हो आप। सच बाकी सेक्शन से एटलीस्ट वो रिवाइज तो करते हैं। उनसे एक कल पढ़ाया आज पूछो तो उनको सारे आंसर्स पता होते हैं। वेरी बैड। आपकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? बेस एड्रेस से लेकर बेस प्लस लिमिट एड्रेस तक, ये आपकी रेंज होती है, ठीक है। एंड द बेस रजिस्टर कंटेन्स द स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस। वेरी बैड, एक्चुअली आप लोग बिल्कुल नहीं रिवाइज कर रहे हो। चलिए, दिस इज द डायग्राम। आपका लॉजिकल एड्रेस आया है। बेटा क्या ये सुभांशी, बड़ा ट्राइंग टू से थ्रॉट क्लियर नहीं? अच्छा, ओके ओके ओके। CPU is generating logical address. Okay, so first it will be checked against limit register. ये डायग्राम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ वैसे। It must be less than limit register. अगर वो less than limit register है, then I will check against the relocation register. ठीक है, relocation register से add करके I will produce the physical address. Next diagram करा चुके हैं। Here are the segment table where segment and offset is given. Now you need to find the physical address for all these logical addresses. So now you can see here is for segment 0, base is this and length is this, or you can call it limit register address. And for 1, base is this and limit is 14. So if I talk about the first logical address, 0 segment and 430 offset. So if I see the base and limit register of segment 0, then you can see base मेरा 219 है, लिमिट 600 है। तो बेटा मेरा जो रेंज होगा इसके लिए कितना होगा? 219 to 819। हमने कैसे फाइंड किया बेटा? ये आपकी जो लिमिट की रेंज कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे ही फाइंड होती है नहीं होती? यस मैम। यस मैम।
मैंने इसी से फाइंड किया है। नेक्स्ट इज फर्स्ट के लिए देखा जाए तो 2300 और 14 आपका लिमिट है, तो रेंज क्या होगी 23000 टू 2314। सेकेंड सेगमेंट की क्या होगी रेंज 90 टू 190। 190। थर्ड के लिए क्या होगी बेटा 13272 टू 580 को ऐड कर दीजिए इसमें, इट विल बी 7053891 सॉरी, ठीक है। 4 के लिए बात करें तो क्या होगी बेटा आपकी 1952 टू 96, सो इट विल बी 2048। ये आपकी रेंज है। अगर मैं जीरो सेगमेंट की बात करती हूँ, ऑफसेट है 430, तो मैं चेक करूंगी क्या जो 430 है वो लिमिट से ग्रेटर देन है या लेस देन, ठीक है। सो इट मस्ट बी लेस देन लिमिट, तो मेरा लिमिट से लेस देन ही है, 430 इज लेस देन 600, so the physical address will be base plus this offset. So base is 219 for segment 0 and offset is 430, so the physical address is 649. For second option, the segment given here is 1 and offset is 10, so for first segment the base address is 2300, so if I add this base address with this offset, the physical address will be 2310. For C part, here segment 2. For segment 2, base is 90 and length is 100. But now you can see offset is greater than this limit. So this reference is illegal. Now for D, for third segment, the base is 1327 and the limit is 580. Now you can see offset is less than this limit, so we can produce the physical address by adding the base with this offset, that is 1327 plus 400, it will produce 1727. Now for next seventh, this is fourth segment. For fourth segment, offset is 112. So first I will check whether it is less than limit or not. Yes, it is. No, it is not less than limit. It is greater than limit. So this reference is also illegal. So by using this method, we can find which reference is legal and which is illegal, and if it is legal, we can find the physical address by using the logical address and base register. Is it clear to everyone how we can find the physical address by logical address? Yes, ma'am. Any doubt to anyone? चलिए. No, ma'am. Next is contiguous allocation. टाइम कितना है? ठीक है, ये करा देते हैं. यहाँ तक करा देते हैं आपको contiguous allocation and then these methods. Contiguous allocation में है multiple partition allocation. अभी हमने बात की थी fixed partition की बात की थी, ठीक है. अब आपका fixed partition में क्या था कि fixed partition में I have divided my memory into fixed partitions और मैंने हर एक partition में अपने process को load करा दिया है. तो अगर मेरे पास n number of partitions हैं, then how many processes I can load into the memory? If I have n number of partitions and I'm loading one process in each partition. So how many processes I can load into the memory? N. N. Okay, I can load n processes into the memory. तो आपका जो भी आपका फ्री ब्लॉक होगा मेमोरी में, सपोज मेरा 200 KB की मेमोरी है, उसमें से मैंने 50 KB प्रोसेस को दे दी है, तो मेरा फ्री ब्लॉक कितना हो गया 150 का. that is called as whole. ठीक है, that is block of available memory. Whole of various size are scattered throughout memory. हो सकता है कि आपके different size के holes memory में scattered हो. जैसे कि मैं आपको इस एग्जांपल में बात करती हूँ. अगर मैं यहाँ पर प्रोसेस लोड कराती हूँ P3, तो आपका देखो ये होल है 10 का और ये भी 10 का. अगर आपके पास कोई प्रोसेस है एंड इट नीड्स 20 KB मेमोरी, तो क्या आप उसकी रिक्वेस्ट को कर सकते हो फुलफिल इस मेमोरी से? आपके यहाँ पर देखो जो फ्री ब्लॉक्स हैं वो स्कैटर्ड है,
तो आप उसको नहीं कर सकते। अगर ये दोनों ब्लॉक्स मर्ज कर दिए जाए तो हम उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। यस और नो? यस मैम। सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो व्हेन अ प्रोसेस अराइव्स इट इज एलोकेटेड मेमोरी फ्रॉम अ होल लार्ज इनफ टू अकोमोडेट इट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एलोकेटेड पार्टीशंस एंड फ्री पार्टीशंस। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये मेंटेन करता है इस इंफॉर्मेशन को कि कौन सा पार्टीशन मेरा एलोकेटेड है और किस प्रोसेस को एलोकेटेड है और कौन सा पार्टीशन मेरा फिलहाल फ्री है जिसको मैं कमिंग प्रोसेस को एलोकेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज जब भी आपका कोई प्रोसेस आता है तो वो क्या देखेगा, वो फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी चेक करेगा, मतलब वो फ्री होल को फाइंड करेगा जो कि उसके लिए इनफ रहे। ठीक है, दिस इज कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब भी आपका प्रोसेस आएगा वो फाइंड करेगा फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी को। अगर उसे मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो इनपुट क्यू या फिर रेडी क्यू में वेट करेगा। और अगर उसे मिल जाएगा तो जब वो कंप्लीट करेगा, टर्मिनेट होगा, तो वो उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को रिलीज कर देगा। ठीक है, नाउ इसके बाद है आप किस तरीके से उन ब्लॉक्स को एलोकेट कर सकते हो, अपने फ्री होल्स को कैसे आप फ्री होल्स को यूज करके कैसे आप रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हो। देखो, पहला आता है फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। सपोज आई हैव द मेमोरी जिसके मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। फ्री ब्लॉक्स 10 का है, ये 20 का है, 8 का है, 30 का है। फर्स्ट फिट क्या कहता है, सपोज मेरा प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स 5 KB मेमोरी। फर्स्ट फिट कहता है कि जो सबसे पहले उसको लार्ज इनफ और बिग इनफ होल मिलेगा वो उसको एलोकेट कर देगा। ठीक है, चाहे वो बहुत ज्यादा बड़ा हो या फिर उसके लिए इनफ साइज हो। तो अब आप 5 KB के लिए अगर हम सर्च करेंगे स्टार्टिंग से, तो बेटा मेरे को कौन सा सबसे पहला ब्लॉक कौन सा मिलेगा विच इज क्वाइट बिग इनफ फॉर द रिक्वेस्ट? 10 मिलेगा, राइट? तो मैं फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग मैं 10 को एलोकेट कर दूंगी। बेस्ट फिट कहता है कि मेरे जो जो ब्लॉक्स उस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट होल होगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। तो बेटा कौन कौन से ब्लॉक्स आपके रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं? 10 कर सकता है, 20 भी कर सकता है और 8 भी कर सकता है और 30 भी, चारों कर सकते हैं। इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है बेटा? 8। तो आई विल सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट फिट। वर्स्ट फिट कहता है कि जो जो ब्लॉक्स मेरे सेटिस्फाई कर सकते हैं रिक्वेस्ट को उनमें से सबसे लार्जेस्ट जो होल होगा उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो लार्जेस्ट होल कौन सा है? 30। बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग 8 आया और वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग क्या आया मेरा? 30 आया। ये समझ में आया कि हम इन मेथड्स को कैसे यूज कर रहे हैं? अब देखिए, अब बात आती है कि इनकी परफॉर्मेंस की। अगर मैं स्पीड के मामले में देखूं तो सबसे अच्छी स्पीड किसकी होगी? फर्स्ट फिट की। क्यों? कि उसको जो पहला मिल रहा है बिग इनफ होल उसको मैं सिलेक्ट कर ले रही हूँ। मैं सारे होल्स को नहीं चेक कर रही हूँ कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा लार्जेस्ट है। यस और नो? Yes, तो ma'am. स्पीड आपकी फर्स्ट फिट की बेटर होगी। लेकिन अगर मैं स्टोरेज यूटिलाइजेशन की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा बेकार किसकी होगी? First fit की. वर्स्ट फिट की। क्यों? क्योंकि वर्स्ट फिट में आप लार्जेस्ट होल को सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या है, आपका जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, काफी मेमोरी आपकी वेस्ट हो रही है। अगर आप इसी एग्जाम्पल को देखो तो आपको सिर्फ 5 KB ऑफ मेमोरी की जरूरत है और उसके लिए आपने 30 KB का ब्लॉक सिलेक्ट किया है। तो आपका 25 KB ऑफ मेमोरी आपकी यहाँ पर क्या हो रही है बेटा? वेस्ट हो रही है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। देखो, आपने 5 KB का सिलेक्ट किया लेकिन 30 KB का आपका ब्लॉक आपने दिया, तो इसमें 25 KB आपकी क्या है? फ्री। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन।
ठीक है, इंटरनली फ्रेगमेंट क्रिएट हो गया है, फ्री फ्रेगमेंट क्रिएट हो गया है, दिस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये क्लियर हुआ? ये हम Yes, आगे ma'am. और डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर ये बात चल रही तो इसलिए मैंने बता दिया आपको साथ में। ठीक है, Yes, ma'am. so these are the methods to dynamically allocate the storage to the processes. ठीक, अब इसके हम न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज तो हो नहीं पाएंगे। Tomorrow we will discuss the numericals of first fit, best fit and worst fit. ठीक है, Okay, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताइए। मैम वो Do you have any doubt? फ्रेगमेंटेशन वाला पॉइंट एक और बार बता दीजिए। फ्रेगमेंटेशन बेटा देखो, जैसे मेरा 5 KB की जरूरत थी, लेकिन मैं उसको 30 KB वाला ब्लॉक एलोकेट कर रही हूँ, तो आपका यहाँ पर 5 KB का तो यूज हो जाएगा, बाकी कितनी स्पेस बची है आपकी? 25 KB की। मतलब आपका इंटरनली Yes, ma'am. एक फ्री फ्रेगमेंट क्रिएट हो गया है ना? Yes, दिस इज ma'am. नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ओके मैम। और कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है अब? Yes, ma'am. आ रहा है। Yes, ma'am. चलिए क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। और बेटा पढ़ना शुरू कर दो, एग्जाम्स ज्यादा दूर नहीं है, आपकी दिवाली वैकेशन है, उसके बाद कुछ दिन है, फिर उसके बाद आपके एग्जाम्स है, तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर एकदम से आपको बर्डन लगेगा, आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। मैम एग्जाम ऑनलाइन होंगे या फिर मैम कॉलेज में होंगे? बेटा ये तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती, ये आपको तभी बता दिया जाएगा जब आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है मैम। हाँ, चलिए क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव।